अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑनलाइन। लेक्चर नंबर 1 जो है हमारा ऑन कैंपस था, जिसमें हमने बेसिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लैब का लेआउट डिज़ाइन किया था और उसके रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स पड़े हुए थे उनकी हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो लिया था, ताकि आपको बेसिक अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन से इक्विपमेंट और कहाँ कहाँ जो है वो आपकी लैब में अवेलेबल हैं। जो आज का जो आपका लेक्चर है वो बेसिकली हम जितनी भी थेरी पार्ट है एक्टिविटी नंबर 2 से रिलेटेड वो हम स्टडी करेंगे, ताकि फिर जब आप नेक्स्ट लैब में मौजूद हों ऑन कैंपस तो ताकि आप इसको डायरेक्टली परफॉर्म कर सकें। सो आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली है कि आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड से, सैम्पलिंग से और कलेक्शन ऑफ सैम्पल से। यानी बेसिकली आपने एक पूरी लैब आपने परफॉर्म करनी है वाटर क्वालिटी पे, उसकी करेक्टराइजेशन पर। तो सबसे पहले आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि वाटर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी और वेस्ट वाटर के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं लोकली और इंटरनेशनली। और उसके अलावा जो है जब आपने सैंपल को लेना है, आपने किसी वेस्ट स्ट्रीम के लिए आपने कुछ सरफेस वाटर से किसी भी वाटर बॉडी से आपने सैंपल लेना है, आपने उसकी करेक्टराइजेशन जब आपने वाटर सैंपल की करनी है तो ऑब्वियसली आप किसी सोर्स से वो सैंपल आप लेंगे। वो सैम्पलिंग किन बेसिस पर होनी चाहिए, किस मेथड से होनी चाहिए, वो इस एक्टिविटी में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा पार्ट है वो बेसिकली हमारा पार्ट है स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो स्टैंडर्ड का जो लफ्ज़ है या टर्म है वो यूज़ की जाती है जैसे स्टैंडर्ड होते हैं कोई भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, गाइडलाइन है जो कि बनाई जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है। ये लोकल लेवल पर भी हो सकती है, नेशनल लेवल पर हो सकती है और इंटरनेशनल लेवल पर हो सकती है। कोई भी एजेंसी, कोई अथॉरिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि इन स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करेगी ताकि उसको फुलफ़िल किया जा सके। अब इसके लिए फुलफ़िल करने के लिए ऑब्वियसली ताकि हमें बाइंड किया जाए, हम ताकि अपना जो एनवायरनमेंट है, अगर कोई भी बाइंडिंग फोर्स को इस तरह का लॉ जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो वो तमाम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वाटर के, वेस्ट वाटर के, वो हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए जो है वो हज़ार्डस होंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। सो इसलिए इन स्टैंडर्ड्स का होना और इनकी इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप नेशनली हमारे कंट्री में बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो कि पाकिस्तान लेवल पर, फेडरल लेवल पर डिस्कस कर रही है। इन स्टैंडर्ड्स को उन्होंने बनाए भी हुए हैं, इस्टेब्लिश भी किए हुए हैं और फिर उनको वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी वो ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह उन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल भी वो ईपी शॉर्ट फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की, उन्होंने जो है प्रोविंशियल लेवल पर भी अपने ऑफिसेज बनाए हुए हैं ताकि हर प्रोविंस को जो है वो अलग-अलग उसकी जो कंसर्न जो बॉडी है, प्रोविंशियल लेवल पे जो बॉडी है वो उसको डील करे। तो ये जो आपके पास एजेंसीज होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, तो इनका काम क्या है कि उन्होंने इस्टेब्लिश भी करने हैं, उनको डिफ़ाइन भी करना है उन स्टैंडर्ड्स को और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवाना है, ताकि जो हमारी वाटर क्वालिटी है जो कि आप पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस क्वालिटी को जो मेंटेन किया जा सके। क्योंकि अगर आप उस क्वालिटी को, उस जो फंडामेंटल क्वालिटी है ड्रिंकिंग वाटर की या जो इंडस्ट्रियल वाटर है उसको यूटिलाइज़ करनी, अगर वो क्राइटेरिया वो जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट नहीं हो रहे तो आपका वाटर जो है वो उसका टेस्ट, ऑर्डर, उसका फिज़िकली, केमिकली, बायोलॉजिकली जो है वो डिज़ायरेबल नहीं होगा आपके जो जितने भी आप रिक्वायर्ड आपकी पर्पसेस हैं उसके लिए। आपको वो क्राइटेरिया मीट करने हैं ताकि जो आपका वाटर है वो पैथोजेंस से साफ़ हो, यानी इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ कॉजिंग हो, ताकि वो आपका जो वाटर है वो इन पैथोजेंस से क्लियर हो, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जो भी इस तरह के हैं उन सब से पैलेटेबल हो। पैलेटेबल यानी प्लीजेंट टू टेस्ट हो। अगर इस तरह के कोई भी कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं जो कि वाटर का जो टेस्ट है उसको ऑल्टर कर दे, ठीक है, तो वो आपके लिए डिज़ायरेबल नहीं होगा। इसी तरह टेस्ट एंड ऑर्डर, इसके अलावा आपके पास जो है जो
वाटर जो है आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसका जो नेचर है वो क्रोसिव नेचर ना हो, स्केल फॉर्म ना करे। क्रोसिव नेचर बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि वाटर में हमारे पास डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अगर वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन किसी मेटल के साथ कांटेक्ट कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी, तो जब भी ऑक्सीजन मेटल के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो क्रोजन, जंग का बाइस बनती है। तो वो जो क्रोजन है, अगर वो इस तरह के, अगर वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो किसी मेटल के साथ प्लम्बिंग सिस्टम मौजूद होता है, अगर वो उससे कोई मेटल उसके कांटेक्ट में वाटर के साथ आ गई है तो वो वाटर की जो नेचर हो जाएगी, वो नेचर जो है उसकी क्रोसिव नेचर बन जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास जो स्केल किस तरह से वाटर में फॉर्म हो सकते हैं, अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो कंपाउंड है, वो अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपके पास वाटर में प्रेजेंट हो तो वो स्केल जो है वो बेसिकली लम्प्स जो हैं वो बन जाएंगे, किसी भी सरफेस के ऊपर वो प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर वाटर जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमारे पास पहुंचता है पाइपिंग सिस्टम के थ्रू, प्लम्बिंग सिस्टम के थ्रू। तो अगर वो उसके साथ वो क्या करेगा, अगर वो उसमें से गुजरता है तो, या फिर इस तरह का वाटर जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है वो इंडस्ट्री में किसी प्रोसेस में यूटिलाइज हो रहा है, तो वो अगर किसी बॉयलर से गुजरेगा, किसी इस तरह के इक्विपमेंट से गुजरेगा तो उनमें स्केल फॉर्म कर देगा, यानी उसमें एक पूरी उसकी तय कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो बन जाएगी, और जो फिजिबल नहीं होगी उस इक्विपमेंट की, उस ऑपरेटर्स की वर्किंग के लिए। इसी तरह जो आपका वाटर है उसको मिनरल्स से फ्री होना चाहिए, ठीक है, एक सर्टेन उसके भी स्टैंडर्ड एक लिमिट होगी। मिनरल्स जो हैं वो कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, जो ये जो मिनरल्स हैं, जो बेसिक मिनरल आइंस हैं 6 to 7, उनसे भी उसकी भी एक जो है ख़ास लिमिट है, एक उससे उसको फुलफ़िल होना चाहिए। तो ताकि ये तमाम पैरामीटर्स जो हैं इनको फुलफ़िल करना, इनकी एक डिज़ायरेबल लिमिट में आपके एक ड्रिंकिंग वाटर में, आपके इंडस्ट्रियल वाटर में, वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ताकि वो आपके इन्वायरमेंट के साथ साथ जो इंसान की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, उनको वो डैमेज ना करे, कोई फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्रिएट ना करे। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट यानी रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, रिलेटेड टू ह्यूमन फंक्शन, जो यहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट्स, एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो उनकी जो फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं या उनका जो बॉडी है उनकी उससे रिलेटेड, जैसे स्किन को डैमेज ना करे, हमारी आई को डैमेज ना करे, हमारे थ्रोट को, हमारे स्टमक को, तो वो ये फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कहलाएंगे। सो यानी ये जो पैराग्राफ है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उनका होना क्यों ज़रूरी है, उनको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट डिस्कस किया गया है कि हमारे पास जो है सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स यानी जो बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स कहलाती है। सो प्राइमरी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिकली हमारा जो मेजर जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हेल्थ एडवर्स कंटामिनेंट्स हैं वो उन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में आएंगे। वो तकरीबन 90 के करीब हैं जो US EPA ने डिफ़ाइन किए हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने जो डिफ़ाइन किए हैं, और उनको 90 बेसिक उनको कंटामिनेंट्स उन्हें कैटेगराइज किया है और उनको 6 कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया। अब वो डिफरेंट बेसिस पे हो सकते हैं कि अगर फर्स्ट बेसिस उसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया हैं, ताकि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से आपके वाटर की करेक्टराइजेशन की जाएगी। फिर हम जैसे डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वाटर को यूज़ किए जाते हैं वाटर प्योरीफाई करने के लिए, क्लोराइड एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है। सो उसका एक क्राइटेरिया मीट करने के थर्ड जो क्लासिफिकेशन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स किया वो डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर आप डिसइंफेक्टेंट करते हैं क्लोरीन, तो उसके साथ साथ क्लोरीन जो है वो वाटर को साफ़ तो करेगा, डिसइंफेक्ट तो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि कोई उसके बाय प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। क्लोरीन अगर दूसरे वाटर कंटामिनेंट्स कंस्टिट्यूएंट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्लोराइड बना देगा, क्लोरोफॉर्म क्रिएट कर देगा। तो इस तरह के बाय प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, उनको भी वो भी आप जो है बाय प्रोडक्ट्स भी जो है एक लिमिट के अंदर रहने चाहिए। इसी तरह फोर्थ जो है वो कैटेगरी वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स की हो सकती है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में जैसे मरकरी आ सकता है, लेड आ सकता है, आयरन आ सकता है। इसी तरह जो फिफ्थ कैटेगरी है वो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिकल्स की, जिस तरह बेंजीन आ सकता है,
ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे। इसी तरह 6 जो उन्होंने कैटेगरी डिफ़ाइन की है वो हमारे पास है रेडियो न्यूक्लाइड्स, जैसे यूरेनियम है, इस तरह के जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जो हैं वो यूरेनियम जिसमें इंक्लूड होता है। सो बेसिकली ये प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने 90 प्राइमरी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इनलिस्ट किए हैं। उन 90 को फिर उन्होंने कहा कि ये 6 कैटेगरी इनकी बेसिस पर उनको डिफ़ाइन किया है कि ये जो 6 कैटेगरीज हैं इनमें 90 स्टैंडर्ड्स कंटामिनेंट्स जो हैं वो लाई करते हैं। इसी तरह जो आपके पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, या तो उनका माइनर हेल्थ इफेक्ट्स होता है या उनका डायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट नहीं होता, या वो आपके एनवायरनमेंट को जो है वो डैमेज करते हैं। सो इसी तरह 15 जो है वो नॉन हेल्थ या माइनर हेल्थ इफेक्ट जो हैं वो कंटामिनेंट्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। अब उसकी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, वो एस्थेटिक बेसिस पे हो सकते हैं, वो कॉस्मेटिक बेसिस पे हो सकते हैं, या वो टेक्निकल इफेक्ट्स की बेसिस पे हो सकते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट है एस्थेटिक इफेक्ट्स पे, एस्थेटिक इफेक्ट में बेसिकली वो टेस्ट, कलर या स्मेल, ये एस्थेटिक है, ठीक है, उसके एस्थेटिक। अब कॉस्मेटिक बेसिस यानी वो अब ह्यूमन के क्या करें, वो जैसे अब डिसकलरेशन जो है वो दांतों की जो है वो, या वो कलर स्पॉटिंग करें, ठीक है, जैसे येलो कलर अपीयर हो जाता है अगर वाटर में जो है फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो। सो वो जो ये जो है आपका कि उसने डिसकलर कर दिया है, या आपका जो टूथ का कलर है उस पर स्पॉटिंग आ गई है, आपके दांतों पे स्पॉट्स बन गए हैं। सो ये जो है आपके ये वाटर कंटामिनेंट्स की वजह से, तो ये कॉस्मेटिक बेसिस पे आप कहेंगे कि ये इस तरह से ह्यूमन पे जो है वो डायरेक्टली मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर उसका डैमेज नहीं है। इसी तरह थर्ड जो उसकी कैटेगरी है, थर्ड उसकी कैटेगरी हो सकती है टेक्निकल इफेक्ट्स पे। तो टेक्निकल यानी अभी जैसे हमने क्रोजन देखा है, या डिपॉजिटिंग हो सकती है स्केल्स की फॉर्म में। सो ये जो है जैसे वो इक्विपमेंट या इंडस्ट्री से रिलेटेड उसका इफेक्ट हो, ठीक है, तो वो बेसिकली वो भी है ह्यूमन से रिलेटेड ही होया है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होगा, या वो माइनर इफेक्ट होगा उसका। नेक्स्ट जो है कि अब हमारे पास जो है बेसिकली अब जाहिर सी बात है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। जैसे फर्स्ट हैं वो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, बी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, और थर्ड है सीवेज स्टैंडर्ड्स। ड्रिंकिंग वाटर यानी जो इंसान ने पानी इनटेक करना है, पीना है, पीने के लिए जो वाटर है उसके जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे। इसी तरह अब आपके पास एक इंडस्ट्री जो है वाटर यूटिलाइज कर रही है, अब उसने उस वाटर को डिस्पोज ऑफ भी करना है। हर इंडस्ट्री जो है वाटर इनटेक कर रही है, अब उसका जैसे अभी हम ह्यूमंस भी वाटर जो है अपने घरों में जब यूटिलाइज करते हैं हर पर्पज़ के लिए, किचन में भी पानी यूटिलाइज हो रहा है, हमारे अटैच वॉशरूम्स में भी पानी यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो हर जगह जब वाटर यूटिलाइज हो रहा है तो फिर वो वाटर जो है यूटिलाइज होने के बाद वो वेस्ट वाटर की फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लेता है। वो वेस्ट वाटर जो हम इकट्ठा करते हैं वो फिर हमारा जो है डिफरेंट पाइपिंग सिस्टम के थ्रू वो कलेक्ट होता है और फिर वो डिस्पोज ऑफ किसी रिवर, स्ट्रीम या लेक में होता है। तो ये जो है एफ्लुएंट कहलाएगा, यानी इन्फ्लुएंट जब कोई वाटर जो है किसी सिस्टम में एंटर हो रहा हो, एंटरिंग पॉइंट जो है वो कहलाती है इन्फ्लुएंट, ठीक है। जैसे अगर किसी ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर जो है वो एंटर हो रहा है तो इन्फ्लुएंट कहलाएगा, यानी जो अनट्रीटेड वाटर होगा वो इन्फ्लुएंट कहलाएगा। लेकिन इसी तरह जब ट्रीटेड वेस्ट वाटर आपने पूरा उसका प्रोसेस हो गया, अब आउटलेट से आप ले रहे हैं तो वो आपका एफ्लुएंट कहलाएगा, ठीक है। जो ट्रीटमेंट के बाद जो आउटलेट से निकलेगा आपके पास वो आपके पास एफ्लुएंट कहलाता है। तो जब आपका इंडस्ट्री ने जो वाटर डिस्पोज ऑफ करना है वो जो आप वो डिस्पोज ऑफ इसी तरह नहीं कर सकती कि अगर एक इंडस्ट्री है वो पेंट इंडस्ट्री है, उसमें आपके पास जो है वो क्रोमियम या लेड की कंसंट्रेशन उसके वेस्ट वाटर में बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स में ये मटेरियल्स जो हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं। तो फिर वो जो वेस्ट वाटर है वो तो आप डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ ही नहीं कर सकते किसी स्ट्रीम में, किसी भी वाटर बॉडी में, क्योंकि एक तो वो वहाँ के जो वाटर बॉडी में जो रहने वाले आपके पास एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो उनके लिए भी डैमेज करेगी, ठीक है। तो वो जो है फिर आपके पास अगर वो सरफेस वाटर में ऑब्वियसली वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो अगर वो सरफेस वाटर से आप फिर वाटर इनटेक ले रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर या किसी और पर्पज़ के लिए, तो इसलिए आप उस वाटर बॉडी जो है उसमें आप डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ जो है अपना वाटर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, उन्हें उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। इसी तरह थर्ड जो है वो सीवेज स्टैंडर्ड्स हैं। सीवेज यानी जो हाउस होल्ड्स हैं,
कमर्शियल सेंटर्स हैं, उन्होंने जो है अपना ऑफिसेज हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने अपना वाटर डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो सिवेज स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे, यानी वेस्ट वाटर स्टैंडर्ड्स। जो उन्होंने अपना वाटर जो है, जो वेस्ट वाटर है उसको डिस्पोज ऑफ करने के जो स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे। सो बेसिकली जो बी है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, वो पार्टिकुलरली है जो कंसर्न करते हैं सिर्फ इंडस्ट्री के साथ। जो सिवेज हैं वो हाउस होल्ड, ऑफिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, उनके लिए सिवेज स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। राइट, सो ये सेकंड टाइप में हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और वाटर क्वालिटी में जो है वो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, अब हमने देख लिया, यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट था स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड क्या हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड बनाना क्यों ज़रूरी है, ये हमने 3 पॉइंट्स जो हैं वो हमने पहले अपने ऑब्जेक्टिव में जो है वो स्टडी कर लिए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है सैम्पलिंग, कि आपने सैम्पलिंग किसी भी सैम्पल की जब भी सैम्पलिंग बेसिकली क्या है कि देखें, जब भी आपने किसी भी वाटर को टेस्ट करना है, तो क्या अब आपने किसी वाटर बॉडी में जाके क्या लें, अब आपके कितना सैंपल लें, क्या सारा ही सैंपल इकट्ठा कर लें? अब आप वो सारी वाटर बॉडी का तो नहीं ना सैंपल ले सकते, ठीक है। तो सैम्पलिंग बेसिकली आपको ये बताती है कि आप कितना पोर्शन ऑफ वाटर आपने कलेक्ट करना है, कितना वॉल्यूम जो है उसका इनफ होगा बॉडी को टेस्ट करने, उसको टेस्ट करने के लिए कंटामिनेंट्स को, तो और इतना सैंपल हो जिसको आप इजीली कन्वीनियंटली अपनी लेबॉर्ट्री तक ट्रांसफॉर्म भी कर सकें, और उसको आपने हैंडल भी इजीली कर सकें। अगर कोई बहुत बड़ी बॉटल है जिसको आप इजीली कन्वीनियंटली आप लेकर नहीं जा सकते, सो ये सब चीज़ें जो हैं वो सैम्पलिंग के अंदर आती हैं कि आपने सैंपल लेना किस तरह है, ठीक है, कि वो ट्रूली रिप्रेजेंट करे वाटर बॉडी को। क्योंकि आप उस पूरी वाटर बॉडी का तो नहीं, वाटर बॉडी की लेंथ है एक, ठीक है, वो अगर 10 मीटर 15 मीटर की एक रिवर है या लेक है, ठीक है, तो अब आपने उस क्या कहाँ उस 15 मीटर में से कहाँ में से आप उसकी डेप्थ है एक, उसकी 60 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है, तो अब आपने किस जगह से कहाँ पर जाकर उसकी लेनी है, ये सब चीज़ें सैम्पलिंग जो है वो बताती है। ये सैम्पलिंग का मेथड बताता है कि आप किस तरह से उसको ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो कि वाटर जो है हमारे पास, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेरी करता है, ठीक है, यानी जो वाटर के जो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, एक हमने पैरामीटर, जब आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा रही थी इक्विपमेंट का, एक हमने पैरामीटर पढ़ा था डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वेस्ट वाटर में, वो टाइम के साथ साथ कंज्यूम होती रहती है। कि अगर कोई माइक्रोब्स, जैसे मैंने बताया कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया अगर वो प्रेजेंट है, तो वो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करता रहेगा, क्योंकि वो उसकी फूड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो उसको चाहिए ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए। तो वो जो यानी फिर क्या इसका क्या मतलब है कि वो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है वो बैक्टीरिया, तो उसकी अपनी भी ग्रोथ हो रही है, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है। तो वो पैरामीटर जो है वो सेम नहीं रह रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो वेरी कर रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट वेरी कर रहे हैं। तो वो ऐसा सिस्टम जो है, जब उसकी जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है, उसका फंक्शन जो है उसकी इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होता रहता है, तो उस तरह के पैरामीटर को, उस तरह की बॉडी को आप डायनामिक सिस्टम या डायनामिक बॉडी कहते हैं, कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। तो जब भी आपने सैंपल लेना होता है ना, सैम्पलिंग करनी होती है, सबसे पहले तो आपको उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके आपने सबसे पहले अपने आप से पूछना होता है, अपने गोल्स डिफाइन करें कि आपने पर्पस ऑफ स्टडी क्या है। आप अपना कलेक्शन लेने जा रहे हैं, आया आपने इसकी पीएच मेजर करनी है, आपने इसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मेजर करना है, आपने आपका पर्पस क्या है, आप किस चीज़ के लिए सैंपल इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अब आपको कौन सा डाटा नीडिड है, किस तरह का डाटा नीडिड है। अब डाटा में क्या आ सकता है, अच्छा आपको क्या चाहिए कि सुबह के वक्त क्या पीएच है वाटर की, उसकी दोपहर के वक्त क्या पीएच है, या रात के वक्त क्या है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की आप रिसर्च, किस तरह का आप वर्क करने जा रहे हैं, ये उस डाटा पे डिपेंड करता है, उस पर कि आपने किस तरह की सैम्पलिंग करनी है, वो आपके डाटा जो आपको रिक्वायर्ड है उस पर डिपेंड करता है। अब आप क्यों सुबह दोपहर शाम आप क्यों सैम्पलिंग कर रहे हैं, या क्यों आप उसकी पीएच मेजर करना चाह रहे हैं। हम मेजर करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि आया जो इंडस्ट्रीज़ हैं या कोई जो अपना वेस्ट वाटर जब किसी स्ट्रीम में वो डिस्पोज ऑफ कर रही हैं, किसी वाटर बॉडी में वो फेंक रही हैं,
अगर उसका पीएच जो है वो दोपहर के वक्त जो है वो ज़्यादा आता है, इसका मतलब है कि वो डिस्पोज ऑफ जो उनकी जो एक्टिविटी इस तरह का उनका प्रोसेस हो रहा है कि अगर उसकी पीएच जो है वो ज़्यादा है यानी 7 से ज़्यादा, इसका मतलब उनकी बेसिक एक्टिविटीज़ जो हैं इस तरह के कंटामिनेंट्स जो कि बेस से रिलेटेड हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के जो उसके कंटामिनेंट्स हैं जो कि बेसिस हैं वो ज़्यादा उस टाइम में रिलीज़ होती हैं। और जो उसकी बेस एसिडिक जो उसके नेचर के जो कंटामिनेंट्स हैं वो आपके शाम के वक्त रिलीज़ होते हैं कि उनकी प्रोसेस इंडस्ट्री इस तरह की है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है, आप किस तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। उसके अलावा आपने एक सूटेबल सिलेक्शन करनी होती है लोकेशन की, कि आप किस जगह से लेना चाह रहे हैं अपना सैंपल। तो वो आपकी जो है वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कि वो एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके जो आपको चाहिए। सो पर्पज़ ऑफ स्टडी तो आपको पता होगा कि आप कौन सा काम करना चाह रहे हैं, डाटा आपको कौन सा चाहिए भी पता, आप लोकेशन आप कैसे पता चलेगी। जो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, हम उस लोकेशन को डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी रिवर लेक बॉडी में से आपने सैंपल लेना है तो आप किस तरह से उस लोकेशन से सैंपल ले सकते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने अगर किसी इंडस्ट्री या डोमेस्टिक कोई जहाँ से कोई वेस्ट वाटर जो है कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपने उस इंडस्ट्री या डोमेस्टिक जहाँ पर वो डिस्पोज ऑफ कर रही है ना उसके अपस्ट्रीम से लेना है। जैसे एक हमारे घरों में से या एक किसी इंडस्ट्री है, कोई भी पेपर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, वो अपना पानी जहाँ पर रिवर में डिस्पोज ऑफ कर रही है, जहाँ पर उसका पाइप है ना उसका उस इंडस्ट्री में जाने का, उसके आपने स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आपने ले लिया वो अपस्ट्रीम कहलाएगा। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या है बेसिकली कि यह जहाँ पर कोई सिस्टम, कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम या कोई डोमेस्टिक सिस्टम अपना वेस्ट वाटर रिवर में फेंक रही है, डिस्पोज ऑफ कर रही है, जिस पॉइंट पर वो डिस्पोज ऑफ कर रही है आपने उस पॉइंट से ले लिया सैंपल, तो वो अपस्ट्रीम है, आप अपस्ट्रीम से ले सकते हैं सैंपल। ठीक है, इसके अलावा आप उसकी डाउनस्ट्रीम से भी ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक डिस्चार्ज पॉइंट के इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम से ले सकते हैं। डाउनस्ट्रीम क्या है, यानी जो डायरेक्शन ऑपोजिट टू अपस्ट्रीम है, ठीक है, जहाँ पर एंटर हो रहा है, और उसके अपस्ट्रीम से ले जहाँ से क्या हो रहा है आपके पास आपका वो ऑपोजिट पॉइंट है, यानी वहाँ पर कोई अपना जो डिस्पोज ऑफ पॉइंट नहीं है किसी भी इंडस्ट्री का या स्ट्रीम का, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अपस्ट्रीम से आप लेंगे कि जब आपका वाटर बॉडी में वो एंटर हुआ आपका डिस्चार्ज, ठीक है, तो अपस्ट्रीम यानी अपस्ट्रीम शामिल होते साथ ही फिर क्या कंसंट्रेशन बन गई आपकी चीज़ों की। डाउनस्ट्रीम से कि उसने पूरी वो लेंथ ऑफ बॉडी वो ट्रेवल करके आया है, उसकी कोई डाइल्यूशन हुई होगी उनकी उस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अब उसकी डाउन स्ट्रीम पर दूसरा एंड पॉइंट जो है आपकी बॉडी का एंड पॉइंट पे पहुंच के अब क्या कंसंट्रेशन है, इसलिए आप डाउन स्ट्रीम से भी लेते हैं कि उसने पूरा अपना जो उसका स्पैन था, जो उसका डिस्टेंस है वाटर बॉडी का, वो उसने ट्रैवल करता हुआ पानी अब जब उसकी डाइल्यूशन होगी तो वो अब क्या डाउन स्ट्रीम पर पहुंच के उसकी कंसंट्रेशन क्या है। एट अ प्लेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ एंड पब्लिक वाटर सप्लाई, फिर आप ले सकते हैं कि जहाँ पर जैसे अगर आपने ये देखना है कि अब आपने उसी वाटर बॉडी से, अब आपने किसी वाटर बॉडी से इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए या हमारे पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए अब आपने पानी लेना है, ठीक है, यानी अब आपने घरों को पानी उस वाटर बॉडी से पहुँचाना है। ठीक है, पहले हमने ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो हैं रिलेटेड टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट जो है ये है रिलेटेड टू कि अब आपने वाटर डिस्चार्ज पॉइंट से लेना है, वाटर बॉडी से लेना है पानी और घरों को या इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना है यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये वेस्ट वाटर की बात नहीं हो रही, ये वाटर सप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आपने जिस पॉइंट से उसको लेना है ना, यानी निकालना है जिस पॉइंट से, जहाँ पर आपने पाइपिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है कि इस पॉइंट से हम पानी लेंगे, अब वहाँ से सैम्पलिंग करके फिर लेंगे। फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, अब आप किसी भी बेस लाइन से ले सकते हैं। बेस लाइन स्टेशन बेसिकली वही है कि जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से किसी भी प्रोसेस से जहाँ पर कोई जो है ना इम्पैक्ट को आप स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो नेचुरल स्टेट में यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ठीक है, यानी ताकि आप देख सकें कि स्टार्टिंग में क्या है जब कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है,
तो जहाँ पर कोई भी उसकी कंटामिनेशन का कोई पाइप नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ वो नेचुरल सरफेस बॉडी जो है उसका अपना क्या उसकी करेक्टराइजेशन है, उसके लिए फिर आप फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब हमने देखेंगे कि हमने देख लिया कि लोकेशन कहाँ से आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि आपने कैसे सैम्पलिंग करनी है। नेक्स्ट आपके पास है कि आप सैंपल अब किस तरह ले सकते हैं, कौन कौन से सैंपल आप ले सकते हैं। सैंपल टाइप्स ऑफ सैंपल जो हैं, 3 टाइप्स ऑफ सैंपल हैं, यानी आपके पास ग्रैब सैंपल्स हैं, कंपोजिट सैंपल्स हो सकते हैं या इंटीग्रेटेड सैंपल्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रैब सैंपल्स कौन से। ग्रैब जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कोई भी आपके पास जो है कोई कोई स्पेसिफिक वो नहीं, आप सिर्फ एक पार्टिकुलर टाइम पे आपने सिर्फ एक जगह पे, यानी आप गए, आपने उस टाइम पे आपने उस टाइम को प्लेस को नोट कर लिया कि अब आप इस टाइम पे और इस जगह से जो है आप सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। ये आपने एक ही दफ़ा सैंपल लिया और उस पर जो आपने रिजल्ट जो आपको रिक्वायर्ड था वो आपने उस पर अपना रिजल्ट उस पर लेना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी ये पार्टिकुलर टाइम पे एक ही दफ़ा आपने सैंपल लिया है, ठीक है। उस टाइम पर आपकी बॉडी की क्या कंपोजिशन थी आपने वो नोट डाउन कर ली, उसकी आपने एनालिसिस कर लिया, ठीक है। यानी ये सिर्फ उसी ख़ास टाइम पे उसी ख़ास लोकेशन पर आपकी जो वैल्यू है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो बताता है। ये कोई एवरेज वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अब आपने एक ही टाइम पे लिया है, एक ही वैल्यू एक ही लोकेशन से लिया, तो वो उसकी इंडिविजुअल उसकी कंसंट्रेशन उस कंपोनेंट की बता रहा है, कोई एवरेज वैल्यू नहीं बता रहा कि आपने 2-3 जगहों से लिया है, मिक्स किया है और फिर उसका सैंपल लिया है, ठीक है। तो इस तरह के सैंपल को आप ग्रैब सैंपल कह रहे हैं, जिसमें आप कोई एवरेज कंडीशन नहीं लगाते। ये सैंपल आप वेल्स, इस तरह के सैंपल्स आप वेल्स, रिवर्स, स्ट्रीम, हर तरह की जो वाटर बॉडी है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टराइजेशन, केमिकल, फिजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल, हर तरह के सैम्पलिंग के लिए, एनालिसिस के लिए आप ये सैंपल इस तरह से आप ग्रैब सैंपल्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसकी थोड़ी सी डिटेल ग्रैब सैंपल्स की बताई गई है। अगर आप ये देखें, यानी आप कब ग्रैब सैंपल फेवरेबल है लेना, अगर आप ये देखें, अगर आपको पता हो कि एक टाइम पीरियड पे उसकी ये जो कंसंट्रेशन है विद टाइम चेंज नहीं होती, आप सुबह 10 बजे भी ले लो, 12 बजे ले लो, रात को 10 बजे ले लो, 8 बजे ले लो, उस जो बॉडी है, वाटर बॉडी है, उसकी जो वैल्यू उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की है वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो फिर आपको एक ही सैंपल आप लें तो वो ही ट्रूली रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा टाइम के साथ आपको पता हो कि अगर वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो वो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ग्रैब सैंपल्स ही लेते हैं, लेकिन आप उसको इंटरवल्स ऑफ टाइम पे लेते हैं। अगर आपको पता है कि सुबह तो 8 से 12 के दरमियान तो वैल्यू सेम रहती हैं, लेकिन 12 से 4 के दरमियान वैल्यू वेरी करती हैं, तो फिर आप एक सैंपल लेंगे 8 से 12, फिर आप लेंगे 12 से 4, फिर आप 4 से 8, इस तरह आप एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है एक उसका सैंपल जो है वो कलेक्ट करेंगे, फिर उनको एनालाइज करेंगे, और फिर डिफरेंट आप लेने के बाद उनको क्या करेंगे, आप उनका मीन निकाल लें। जैसे अब आपने सेकंड वाले लिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब आपने ले लिया है, ठीक है, लेकिन आपने उनको मर्ज नहीं किया सैंपल को, यानी आप 4 से 8 वाला सैंपल अलग है, ठीक है, 12 से 8 वाला अलग है, यानी उसमें कोई ये नहीं है कि आप उसको सैंपल्स को मिक्स कर रहे हैं, सैंपल्स अलग-अलग ही हैं, यानी एक ही दफ़ा सैंपल लिया उसकी अलग एनालिसिस, एक दफ़ा अलग, बेशक वो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो या टाइम के साथ वेरी ना कर रहा हो, लेकिन सैंपल अलग अलग है, ठीक है। सैंपल अलग अलग लेने के बाद आप उसकी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रीक्वेंसी, उसकी वेरिएशंस जितनी भी हैं, उसका जो भी पैरामीटर आप मेजर करना चाह रहे हो वो आप मेजर कर सकते हैं। अगर टाइम के अलावा आपको पता है कि वो पहले जो 10 मीटर हैं उसमें रिवर की जो कंपोजिशन है ना वो सेम रहती है, लेकिन उसके बाद चेंज होती है, यानी आखिरी जो 10 मीटर हैं वाटर बॉडी के, वो उसमें जो है उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, उसके जो पैरामीटर्स, तो फिर आप क्या करेंगे, पहले 10 मीटर पे भी सेंटर लिए उस सैंपल्स लिए और आखिरी 10 मीटर पे भी लिए, राइट। सो ये ग्रैब सैंपल्स हैं। उसके मुकाबले में जो आपके कंपोजिट सैंपल्स होते हैं, कंपोजिट सैंपल्स बेसिकली मिक्सचर ऑफ सैंपल्स होते हैं, कि ये नहीं है कि आपने एक टाइम पे लिया एक सैंपल, 24 आवर्स में आप बेसिकली प्रेफरेबल होता है कि इसमें आप सैंपल्स लेते हैं, जैसे आप लें 3-3 घंटे के गैप से लें, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 3 8, यानी आपने 24 घंटों में आपने 8 सैंपल लिए, तो फिर आप 8 सैंपल्स को आप मिक्स करें, फिर उसका एनालिसिस करें, तो ये ग्रैब सैंपल्स हैं।
अगर आप 24 घंटों में 8 सैंपल्स लिए, उन 8 पे अलहदा अलहदा एनालिसिस कर रहे हैं, ये ग्रैब सैम्पलिंग है। अगर आपने 24 घंटे में 8 सैंपल लिए 3-3 घंटे के गैप से और उनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद अब वो एक सैंपल बन गया, फिर उसका एनालिसिस किया, तो वो कंपोजिट सैंपल है। ठीक है, और ये एक ही सैम्पलिंग पॉइंट पे आपने लेकर किया। ये नहीं है कि अगर आप 10 मीटर पे ले रहे हैं तो उनका 8 अलग है, फिर अगले 10 मीटर के लिए लेना है तो फिर उनका आप अलग लें। ये नहीं है कि पहले 10 मीटर और आखिरी 10 मीटर का, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी चेंज होते हैं तो। अब कंपोजिट सैंपल्स जो हैं वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग हैं, इसमें ज़्यादा एफर्ट लगती है, लेकिन ये जो है ज़्यादा मीनिंगफुल डाटा जो है आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपके जो सैंपल्स हैं वो किस तरह से आप ले सकते हैं, कंपोजिट सैंपल्स कौन सी कंडीशन इस पे ज़्यादा प्रेफरेबल हो सकती हैं। जैसे अगर आपने कोई एक शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए या एक कंप्लीट साइकिल आपने शो करना है किसी भी ऑपरेशन के लिए, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी इंडस्ट्री जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रही है 24 आवर्स, ठीक है, तो उसका गैप देख लेंगे, वो 3 आवर्स के वक्फे से उसका वाटर डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो फिर आप उसको मॉनिटर करने के लिए, तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस किस तरह से हैं। एक शॉर्टर टाइम पीरियड की एक स्पेसिफिक साइकिल को आप फॉलो करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए, या एक शिफ्ट में उसका वेस्ट वाटर की नेचर और है, सेकंड शिफ्ट में उसकी वेस्ट वाटर की नेचर और है, या उसके कंस्टिट्यूएंट्स डिफर करते हैं शिफ्ट टू शिफ्ट, तो फिर आप कंपोजिट सैंपल्स जो हैं वो लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अब आपने अगर 24 घंटे आप सैंपल ले रहे हैं, एक एक आवर की या 3 आवर्स के आप ले रहे हैं गैप से, तो उसमें आपने 120 to 150 ml आप ईच आवर में ले सकते हैं, या एवरी 3 आवर्स ले सकते हैं। तो ये जो सैंपल होगा फिर उसको क्या करेंगे, आप उसको मिक्स कर दें, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सैम्पलिंग पीरियड, और उसको एक बोतल में इकट्ठा कर लें, ठीक है। तो सैम्पलिंग का जो फाइनल वॉल्यूम है वो 4 to 5 लीटर्स बन जाए तो वो इनफ होगा आपकी करेक्टराइजेशन के लिए, एनालिसिस के लिए। लास्ट जो टाइप ऑफ सैम्पल्स है वो हमारे पास इंटीग्रेटेड सैम्पलिंग हो सकते हैं। ये बेसिकली क्या है कि ये आपने डिफरेंट पॉइंट्स पे लिए हैं, ठीक है, ये आपने लोकेशन भी चेंज करते रहे हैं और फिर उनको मिक्स करते रहे हैं, राइट। सो यानी इसमें और जो कंपोजिट सैम्पल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है कि कंपोजिट जो सैम्पल्स हैं हमारे पास, कंपोजिट सैम्पल्स हमारे पास बेसिकली सिर्फ एक ही पॉइंट पे रहते हैं लोकेशन पे, लेकिन वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे होता है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड में आप डिफरेंट पॉइंट्स पे भी लेते हैं और उनको टाइम के बाद उनको मिक्स भी करते हैं, राइट। कंपोजिट में भी मिक्स करते हैं, लेकिन आप वो स्पेस के लिहाज से उनको मिक्स नहीं कर सकते, टाइम के लिहाज से कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड में आप डिफरेंट पॉइंट्स और लोकेशंस के लिहाज से भी उसको, स्पेस के लिहाज से भी उसको मिक्स कर सकते हैं। ये उस तरह के इंटीग्रेटेड सैंपल जो हैं सूटेबल हैं, जिस तरह की कोई रिवर या स्ट्रीम अगर आपको पता हो कि वो विड्थ या डेप्थ के साथ जो है उनकी कंपोजिशन जो है चेंज होने के चांसेस हैं। जैसे अगर जो है आपको कोई विड्थ या पता हो कि भाई डेप्थ में भी उसकी सैचुरेशन जो है वो चेंज हो जाती है, उसकी डाइल्यूशन हो जाती है, या वो जब ट्रैवल करते हैं तो वाटर बॉडी जो है उसके चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस वो उनके लिए ज़्यादा सैंपल आपके लिए इंटीग्रेटेड सैंपल्स जो हैं वो सूटेबल हैं। इसके लिए जो आप सैम्पलिंग डिवाइसेस होती हैं वो उस पर आप पैरामीटर जो है सेट कर देते हैं कि आप इतने लेवल, आप इतनी जो है वॉल्यूम इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इतने टाइम के लिए उसका कलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो वो जो सैम्पल्स होते हैं डेजिग्नेटेड सैम्पलिंग के लिए वो फिर उसको कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपके पास हैं आप एक नोन डेप्थ पे भी ले सकते हैं कि टोटल आपकी वाटर बॉडी की इतनी डेप्थ है, तो आप अगर उसकी डेप्थ जो है 10 सेंटीमीटर है तो आपने फर्स्ट 5 सेंटीमीटर, फिर सेकंड जो बॉटम पे 5 सेंटीमीटर उनसे सैम्पलिंग करनी है। सो इसके लिए इसीलिए आपके पास जो है, क्योंकि डेप्थ में आपने सैम्पलिंग करनी होती है, तो उसके लिए आपको क्या है, डिवाइसेस की ज़रूरत होगी जो कि आपके पास वाटर बॉडी में जो है वो नीचे तक जा सके और आप उसको ले सके, सैंपल ले सके, राइट। सो हमने यहाँ तक जो है हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव का स्टडी का थी सैंपल टाइप्स और सैम्पलिंग जो है कलेक्शन, उससे रिलेटेड हम पढ़ सकें टाइप से, ठीक है। अब थर्ड जो टाइप है कि आपने सैंपल कलेक्शन जो है वो कलेक्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, उसके लिए जो है वो थर्ड आपका ऑब्जेक्टिव है। सो सैंपल कलेक्शन जो है वो किस तरह है उसको देख लेते हैं।
उन्होंने कहा कि वेयर एवर पॉसिबल द कंटेनर शुड बी रिंस्ड 2 to 3 टाइम्स विद द सैंपल टू बी एग्जामिन्ड। यानी आपको पता है कि हम कहते हैं कि हमारी जो वाटर बॉडी, यानी अगर आपने एक सैंपल किसी बीकर में या किसी भी बॉटल में, अगर आपके पास कोई और चीज़ पहले प्रेजेंट थी, तो हो सकता है उसके कंस्टिट्यूएंट से भी प्रेजेंट हो, तो उसके अंदर ही जब आप अपना सैंपल लेना शुरू कर देंगे तो हो सकता है वो कंटामिनेट्स ओवरलैप हो जाएं, ट्रूली वो रिप्रेजेंट ना करें। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि आप क्या करें, अपने सैंपल से उसको 2-3 दफ़ा रिंस कर लें, ताकि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना वो आपके ख़त्म हो जाए। यानी एक दफ़ा आपने उससे अपना जो आप रिक्वायर्ड, आप जहाँ से आप सैंपल करना चाह रहे हैं, सैम्पलिंग लेना चाह रहे हैं, उसमें लें अपनी बॉटल में, उसको एक दफ़ा उसमें हिलाएं और उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। फिर दूसरी दफ़ा लें, ताकि जो आपकी उस जो भी सैम्पलिंग आपके पास बॉटल है या जो भी इक्विपमेंट है सैम्पलिंग के लिए, उसके अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई पैरामीटर इस तरह का है जो कि आपके सैंपल को डिस्टर्ब कर सकता है, एक्चुअल सैंपल को, तो वो जो है वो उसके चांसेस ना हो सकें, इसलिए ये स्टेप किया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा और सूटेबल प्रोसेस है। सेकंड हमारे पास है सैंपल वेयर वाटर इज़ वेल मिक्स, यानी आप इस तरह की जगह से सैंपल लें जिसमें आपके पास सैंपल जो अच्छी तरह मिक्स हुआ हो, तो ये ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा थर्ड जो पॉइंट है कि आपके पास जिस तरह के नॉन होमोजीनियस मटीरियल, यानी जो मिक्स नहीं होते, यूनिफॉर्म नहीं है कंपोजिशन में, लीव्स हैं, रैग्स हैं, यानी इस तरह के जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं सैंपल में, उनको अवॉइड करें कि वो आपकी बॉटल में जो है आपका जो कंटामिनेंट है वो ना आए, जो कि यूनिफॉर्म नहीं है आपकी सैंपल में, या आपके मिक्स नहीं होते आपके सैंपल में। उसके अलावा जब आप अपने सैंपल को आपने कलेक्ट किया है किसी भी बीकर में, बॉडी में, किसी भी बॉटल में, ठीक है, तो उसके अलावा अपने उसके ऊपर टैगिंग करें, उसको बताएं कि आपने अपना जो सैंपल है कहाँ से लिया, उसका सोर्स बताएं, उसकी कंडीशन बताएं, अगर कोई स्पेसिफिक कोई कंडीशन है कि ये आपने किस तरह से जो है आपने उसको कलेक्ट किया है, उसका सोर्स क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या कंडीशन है, तो आप उसको फुलफिल करें। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो हमारे पास है कि आप सैम्पलिंग कहाँ से करें। प्रेफरेबल ये है कि आप बेसिकली अगर कोई शैलो चैनल है, यानी इतनी डीप नहीं है, तो फिर 20 सेंटीमीटर डेप्थ से उसकी सैम्पलिंग करने तो वो इनफ होगी। लेकिन अगर डेप्थ जो है वो 60 सेंटीमीटर है से ज़्यादा है किसी भी चैनल की या बॉडी की, तो फिर आप 2 जगह से उसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं। यानी टोटल जो है उसका 20% उसकी डेप्थ में से और फिर 80% उसकी डेप्थ में से आप उसकी सैम्पलिंग कर लें, तो वो प्रेफरेबल होगा। उसके अलावा जो है हमारे पास सैम्पलिंग आप कर सकते हैं फ्रॉम डग वेल्स एंड सिमिलर सोर्सेज से, यानी आप जब आपने कोई वेल से या इस तरह के किसी सोर्स से आपने सैम्पलिंग लेनी हो या करनी हो, उसके लिए, यानी जो डीप हो बहुत ज़्यादा, उसके लिए आपको क्या है सॉरी, उसके लिए आपको क्या चाहिए, इस तरह की डिवाइस चाहिए जो कि आपकी डीप वेल में जो है वो जा सके। तो आपको एक स्ट्रिंग, एक रस्सी, एक रोप या कोई इस तरह की चीज़ चाहिए होगा जिसके आप बॉटम पे जो है अपनी बॉटम या बॉटल जो है वो अटैच कर सकें, ताकि आप सैम्पलिंग उससे ले सकें। इसके लिए बेसिकली जो डिवाइसेस हैं वो जो हैं वो असाइन की जाती हैं, ताकि जो है इजीली जो वो लिया जा सके आप सैंपल डीप सरफेसेस से। ये जो अब आपके पास टेबल है, ये बेसिकली ये एक फॉर्मेट है जिसमें जो है आप बता सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन का टेबल ये है कि यानी आपने उसमें फर्स्ट आपके पास ये आपने टैगिंग इस तरह से अपनी बॉटल की करनी है, उसके ऊपर आपने एक टैग लाना है, उस पर लिखा हो नेम ऑफ स्टडी, यानी आप किस लिए आप जो है उसको लेना चाह रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक उसका नाम हो, पर्पज़ उसके लिए आप लेना चाह रहे हैं। सैम्पल नंबर कौन सा है, सैम्पल नंबर 1 है 2, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कंपोजिट सैंपल लेना है, 24 आवर्स पे आपने सैंपल लेना है, ठीक है, तो 24 आवर्स के लिए आप सैंपल ले लें हर घंटे बाद, तो सैंपल नंबर 1 2 3, तो आपके वो 24 सैंपल्स आ जाएंगे हर घंटे बाद। इसी तरह सोर्स और लोकेशन ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट, आप किस जगह से अपनी पॉइंट से सैंपल ले रहे हैं, किस पॉइंट से, अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, उसकी विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है पॉइंट की, वो आप इधर पॉइंट करते हैं। उसके अलावा डेट एंड टाइम ऑफ लोकेशन क्या है,
वो आपने जो है बतानी होती है कि आपके पास जो है डेट एंड टाइम ऑफ आपने कब उसको किया, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने देखना हो कि उसकी आपकी कंस्टिट्यूएंट्स की अगर डिकम्पोजिशन हो रही है तो उसके लिए आपको डेट और टाइम का पता होना चाहिए। उसके अलावा आपने ये देखना हो कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ सैंपल आपने कितना बॉटल में कलेक्ट किया, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड 50 ml है, 15 ml है, 30 ml है, वो आपको जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। नेचर ऑफ कलेक्शन क्या है कि ग्रैब है, कंपोजिट है, इंटीग्रेटेड सैंपल है। उसके बाद जो है हमारे पास पर्पस ऑफ एनालिसिस क्या है। आप पीएच मालूम करना चाह रहे हैं, आप उसका लेड कंटेंट मेजर करना चाह रहे हैं, आप उसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन बीओडी क्या आप मेजर करना चाह रहे हैं। उसके अलावा वेदर डिटेल्स आप बता दें, उस वक्त कोई टेम्परेचर अगर आपने मेजर किया है तो टेम्परेचर क्या है सराउंडिंग्स का, या कोई अनयूजुअल कोई कंडीशन, बारिश तो नहीं हो रही आपके पास, स्नोफॉल तो नहीं हो रही, मतलब इस तरह की कंडीशन, वेदर कंडीशन आप कोई डिटेल में प्रोवाइड करना चाहें, ताकि जो आपके यूजुअल रिजल्ट से अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कोई कंडीशन रिजल्ट आए तो आपको पता हो कि भाई ये इस तरह की अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल वेदर कंडीशन थी, इसलिए उस वक्त जो है वो हमारा जो कंडीशन है वो यूजुअल वैल्यू से डिफरेंट आई है। राइट, सो अब आपने क्या करना है, आपने जो है ये नेक्स्ट लैब में जब हम नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो ये जो एक्टिविटी नंबर 2 है इसकी भी परफॉर्मेंस जो है आप मुझे अगली लैब के साथ साथ आप इसकी भी परफॉर्मेंस जो है वो मुझे देंगे। कि इसमें आपने क्या करेंगे, एक अब आपके पास घरों से आप सबने लेकर आनी है अपनी, हर ग्रुप का जो मेंबर है वो एक बॉटल अपने घर से किसी भी एक ले आए, और ताकि आप सैम्पलिंग के लिए उसको कलेक्ट कर सकें, और उसके ऊपर फिर आपने इसी तरह टैगिंग करनी है। राइट, तो एक कोई बॉटल ले आए जिसमें आप सैंपल्स जो हैं इकट्ठे कर सकें, कोई भी प्लास्टिक की बॉटल, कोई आपके पास हैंड वॉश की या सैनिटाइज़र की कोई इस तरह की कोई पॉकेट बॉटल टाइप हो जो इतनी बड़ी ना हो, ठीक है, कोई इस तरह की कोई बॉटल हो, या आम वो जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं इस तरह की कोई बॉटल हो आपके पास जिसमें आप सैम्पलिंग कर सकें, ठीक है, उसको परफॉर्मेंस आप इसकी कर सकें सैम्पलिंग की। तो उसके ऊपर फिर आपने इसी तरह टैगिंग करके जो है वो मुझे बताना है, आपने सैम्पलिंग करके मुझे आपने देनी है, ठीक है। सो आपने इस वीडियो को जो है आप सब सुने, और उसके बाद कोई भी आप लोगों का इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम उसको ऑनलाइन सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।